चुड़ैल एयर होस्टेस। एक चुड़ैल थी, नाम था नरकेश्वरी। वो अपने आप को बेमिसाल खूबसूरत समझती थी। सुंदरता के घमंड में नरकेश्वरी के पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। एक दिन उसने अपने मन में ही ठाना, मैं ठहरी परियों की तरह सुंदर, चुड़ैलों की बदसूरत और गंदी बस्ती में मुझे नहीं रहना। वो इंसानों की दुनिया में मुझे एयर होस्टेस बनना है, नहीं तो मेरी सुंदरता किस काम की। चुड़ैलों के लोगों को डराने वाले गंदे काम मुझे नहीं करने। वैसे भी इंसानों के बच्चे तक अब हमसे नहीं डरते। हंसते हुए कहते हैं, जरा और ज्यादा भद्दा चेहरा बनाकर दिखाओ, बड़ा मजा आ रहा है। बुढ़िया चुड़ैलों के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। चल पड़ी एयर होस्टेस बनने। पहुंच गई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर। गायब रहकर वो हवाई अड्डे में घुसी। ढूंढते ढूंढते वो एयर इंडिया एयर होस्टेस के चेंजिंग रूम के पास पहुंच गई। नरकेश्वरी ने मन में सोचा, विदेशी विमानों में एयर होस्टेस बनने से ज्यादा मजा आता। फिलहाल अभी एयर इंडिया से शुरुआत करती हूँ, बाद में विदेशी विमान भी देख लेंगे। उसने देखा एक एयर इंडिया की एयर होस्टेस चेंजिंग रूम में जा रही थी, अपना यूनिफॉर्म पहनने। नरकेश्वरी भी गायब रहकर साथ में अंदर घुस गई। उसका नाम लिपिका था। उसने लिपिका को डराकर बेहोश कर दिया, उसके हाथ पैर बांधकर पीछे छिपा दिया। अब देखते जाओ मेरा कमाल। मैं लिपिका के एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ, उसके नाम का पट्टा अपने सीने में लगा लेती हूँ और फिलहाल लिपिका का रूप धरकर एयर होस्टेस बनती हूँ। काम सीख लूँ तो बाद में अपने असली रूप में एयर होस्टेस होंगी। नरकेश्वरी अब एयर होस्टेस लिपिका थी। वो दूसरे 4 एयर होस्टेस के साथ एयर इंडिया के विमान में घुसी। चीफ एयर होस्टेस ने कहा, लिपिका, अब उड़ने के पहले वाली सारी जानकारी माइक में यात्रियों को बताओ। लिपिका बनी नरकेश्वरी को तो ये सब आता नहीं था। उसने बहाना बनाया, मैम, आज मेरा गला खराब है, दूसरे किसी से आज अनाउंसमेंट करवा लो। चलो कोई बात नहीं, नेहा कर लेगी। इसके बाद हवाई जहाज में नाश्ता देने का वक्त आ गया। लिपिका बनी नरकेश्वरी को इस काम में लगना ही पड़ा, लेकिन उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था, इसीलिए सारे काम उल्टा सीधा किए जा रही थी। चीफ एयर होस्टेस ये सब देखकर नरकेश्वरी को बुलाया। लिपिका, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? कोई काम ढंग से कर ही नहीं पा रही हो। नरकेश्वरी ने सोचा, अभी वो इसे अपनी असली सूरत दिखाकर इसकी सारी हेकड़ी बंद कर सकती है। लेकिन उसने कहा, हाँ मैम, थोड़ा सर में दर्द है। तो ठीक है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। असली लिपिका को होश आ चुका था। उसने चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया। लोगों ने उसके हाथ पांव की रस्सियां खोली। एक चुड़ैल मुझे बेहोश करके हवाई जहाज में एयर होस्टेस बनी हुई है, वहाँ सबकी जान को खतरा है। ये सुनते ही सबकी बोलती जैसे बंद हो गई। कंट्रोल टावर से उस जहाज के पायलट से संपर्क किया गया। हेलो, फ्लाइट नंबर 117, कैप्टन, आपके जहाज में लिपिका के रूप में एक चुड़ैल एयर होस्टेस बनी जा रही है। आपको कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करना है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। ओके। फिर कैप्टन ने चीफ एयर होस्टेस को बुलाया। देखिए, वो लिपिका नहीं है, असल में वो एक चुड़ैल है। हम कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, ये बात किसी को मत बताना। ओके सर, इसलिए आज उससे कोई काम नहीं हो रहा है। उधर कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 देसी कुत्तों को तैयार रखा गया। देसी कुत्ते चुड़ैलों को सूंघ निकालने में माहिर होते हैं, चाहे वो गायब ही क्यों ना हो। हवाई जहाज कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करता है। आप दोनों पायलट और 5 एयर होस्टेस बाहर आ जाएं, यात्रियों का निकलना मना है। पायलट और एयर होस्टेस बाहर आ गए। बाहर सिक्योरिटी के लोगों ने 4 देसी कुत्तों को थामे रखा था। जैसे ही 5 एयर होस्टेस नीचे आई, उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए। 4 कुत्ते लिपिका बनी नरकेश्वरी पर टूट गए। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, मैं मर गई रे। वो चिल्लाती हुई रनवे पर भागती रही। कुत्ते उसको नोचे जा रहे थे। अंत में नरकेश्वरी हवा में गायब हो गई।
लेकिन देसी कुत्तों ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। सूंघते हुए उन चारों कुत्तों ने नरकेश्वरी को नोचते रहे और काटते रहे। वहां खड़े गार्ड के कानों में नरकेश्वरी की चीख सुनाई देती रही। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी एयर होस्टेस नहीं बनूंगी, बचाओ। इंसान निगलने वाली हवेली। कुछ बच्चे लुक्का छुपी खेलते खेलते एक बड़े से हवेली में घुस गए छुपने के लिए, जो कि बहुत मशहूर था क्योंकि वहाँ जो कोई भी जाता वो कभी भी वहाँ से लौट के नहीं आता। और वो बच्चे जाके एक बड़े से संदूक में छुप गए। काफी देर हो चुकी थी। उन्हें ढूंढने के लिए जब कोई नहीं आया तो तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बाहर से उस संदूक पे ताला लग चुका था। और इस तरह से फिर से उस हवेली ने 3 बच्चों को निगल लिया। कुछ साल बाद वहाँ एक परिवार रहने आया। बाप रे बाप, ये घर है या भूत बंगला? और यहाँ आसपास तो कोई है भी नहीं। कंपनी ने ये कैसा घर दे दिया है रहने को? मम्मा, ये घर तो बहुत गंदा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, ये बस अभी गंदा दिख रहा है। हम अभी अंदर चलते हैं, फ्रेश होके मैं किसी को बुला के लाती हूँ साफ सफाई के लिए। और कुछ देर बाद मीरा बाहर निकलती है। उसे अपने घर के बाहर ही एक आदमी दिखाई देता है जिसकी एक छोटी सी चाय की दुकान होती है। भैया, यहाँ आसपास कोई दुकान वुकान नहीं है क्या? कोई काम था क्या मैडम? हाँ, ये घर की सफाई करवानी थी। अच्छा भैया, एक बात बताओ, घर में क्या पहले कोई रहता नहीं था? ये इतना गंदा हो के क्यों पड़ा है? वो क्या है ना मैडम, सब कहते हैं कि ये भूतिया घर है और ये हवेली इंसान निकलती है। इसी डर से यहाँ जो रहा करते थे वो चले गए। वैसे मैडम, आप कहो तो मैं इस घर की साफ सफाई कर दूं। मीरा इन भूत प्रेतों को मानती नहीं थी। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, अब चलो फिर। कुछ देर बाद पूरा घर साफ हो गया और तब तक शाम हो चुकी थी। फिर मीरा ने रात के लिए खाना बनाया। दोनों माँ बेटी ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। और अचानक से मीरा को किसी की आवाजें सुनाई दी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। माँ उठो ना, देखो ना हम भूखे हैं। मीरा की नींद टूट गई और उसके आंखों के सामने 2 चुड़ैलें बैठकर उसे खाना मांग रही थी। और फिर अचानक से वो दोनों गायब हो गए। ये मेरा वहम होगा। आज उस दुकान वाले की बातों के वजह से मुझे ये सब उल्टे पुल्टे सपने आ रहे हैं। जाके पानी पी लेती हूँ। जैसे ही वो वहाँ से वापस आई, उसे फिर से वो 2 चुड़ैलें दिखाई दी और इस बार उन दोनों ने उसकी बेटी का हाथ और पैर पकड़ रखा था। मीरा ये देखकर दंग रह गई। फिर उसने कहा, देखो, छोड़ दो मेरी बेटी को। नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम हमारी माँ हो, इसकी नहीं। हम इसे यहाँ से बाहर फेंक देंगे, तुम सिर्फ हमारी हो। बहुत सालों तक हम बिना माँ के रह लिए, अब और नहीं। मीरा ने उन्हें बातों में उलझाकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से भागना चाहा, मगर उन चुड़ैलों की वजह से हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे। फिर उन दोनों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। आज तो ये लड़की गई, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। देखो, इसे कुछ मत करो, इसे जाने दो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा के लिए, बस इसे छोड़ दो। फिर उन दोनों चुड़ैलों ने मीरा की बेटी को जाने दिया। अपना खेमू एक बार अपने मम्मी पापा के साथ बस में सफर कर रहा था। उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उसके अपने शहर में भी काफी गर्मी हो रही थी। तो खेमू के पापा ने एक दिन कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना है पहाड़ पर अपने काम के सिलसिले में। अगर चाहो तो तुम और तुम्हारी मम्मी भी मेरे साथ चल सकते हो। कुछ दिनों के लिए गर्मी से भी राहत मिल जाएगी और सैर सपाटे के मजे अलग से। खेमू के पापा एक डॉक्टर थे। उन्हें हिमाचल प्रदेश के एक गांव के अस्पताल में जाना था, एक चिकित्सा शिविर के लिए। तो ठीक है, परसों हमें निकलना पड़ेगा। इस तरह खेमू और उसके मम्मी पापा आज बस के सफर पे थे। खेमू खिड़की से सट कर बैठा हुआ था। बस खाली सड़क पर दौड़ रही थी। खेत खलियान, गांव कस्बे, मैदान, सबको चीरती हुई सड़क बिछी हुई थी। कभी कभार बस अड्डों पर बस रुकती
और आगे बढ़ती। खेमू देखता बस अड्डों पर खोमचे वाले कैसी कैसी आवाज निकाल रहे थे अपना सामान बेचने के लिए। पानी ले लो, ठंडा पानी, 20 का एक बोतल, 20 का एक बोतल। खेमू 4th क्लास में पढ़ता था, लेकिन खेमू का एक पैर उसके जन्म से ही थोड़ा टेढ़ा था। इस कारण वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। खेमू के पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन खेमू का पैर ठीक नहीं हुआ। इसलिए खेमू के पापा अब गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त में किया करते थे। धीरे धीरे रात ढल आई। खेमू बेटा, रात हो चली है, खाना भी खा लिया, सीट पर ही तुम सो लेना, ठीक है? कल सुबह हम अपने बस अड्डे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन खेमू की आंखों में नींद नहीं थी। बस के अंदर बत्ती बुझी हुई। तभी उसने देखा एक धोती कमीज पहना आदमी बस में घुसा, फिर एक सीट के पास रुका, फिर सीट पर सोते हुए आदमी के बगल में हाथ डाला और जल्दी से बस से उतरने लगा। खेमू अपनी धुन में यह सब देखता हुआ बैठा था। उसके दिमाग ने इस घटना को तुल नहीं दी। वो तो खोया हुआ था पहाड़ की हरी भरी वादियों के सपने में। तभी सीट पर सोते आदमी ने अचानक से आंखें खोली और अपनी जेब टटोलते हुए चिल्लाया, अरे मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैं तो मोबाइल अपने जेब में ही रख कर सोया था। बस में सभी लोग जग गए। रोशनी जला दी गई। आप जरा आराम से खोजो, मोबाइल यही कहीं आपके पास ही होगा, मिल जाएगा आपको। नहीं, मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? अचानक से खेमू को ख्याल आया कि एक आदमी यही सीट के पास खड़ा होकर उसके बगल में हाथ डाला था। अंकल अंकल, वहाँ देखो, जो आदमी बस से उतर रहा है उसी को मैंने आपके बगल में हाथ डालते हुए देखा था। उस समय मैंने ज्यादा ध्यान कुछ दिया नहीं। पकड़ो पकड़ो उस आदमी को, वह मेरा मोबाइल चुरा कर भाग रहा है। 2-4 लोगों ने उस आदमी का साथ दिया और कूदकर उस उतरते आदमी को धर दबोचा। वे लोग उसे पकड़कर ले आए बस के अंदर। फिर खेमू को बोला, देख लो बेटा, क्या यही था वो आदमी? खेमू ने देखते ही उसे पहचान लिया। हाँ, यही है वो आदमी। बस फिर लोगों ने उसके पूरे शरीर को टटोला तो मोबाइल उसके कमर में फंसा निकला। यह मोबाइल उस बस में सफर करते आदमी का ही था। मोबाइल पाकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सब कहने लगे, ये तो चोर है, जम कर धुलाई करो इसकी, पुलिस में दे दो। पर फिर चोर रोने लगा, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? मैं चोर नहीं हूँ। मेरी छोटी सी बेटी फेफड़े की बीमारी से बुरी हालत में है। मेरे पास पैसे नहीं हैं उसके इलाज के लिए, इसीलिए मैंने चोरी करने की ठानी। यह मेरी पहली चोरी थी, मुझे माफ कर दो। वह सर झुकाए रोने लगा। अब खेमू के पापा आगे आए। सबको उन्होंने रोका। भाई लोग, मोबाइल तो मिल चुका है, अब इसे पिटने का क्या फायदा? मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर इसका कहा सही है तो मैं इसकी बेटी का इलाज करूँगा बिना कोई पैसे लिए। पहले इससे जानकारी हासिल करते हैं। लोगों ने बात समझी। बहुतों को अब भी उसकी हालत पर दया आने लगी। सबने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसकी बेटी सचमुच बहुत बीमार थी और वह उसी गांव का रहने वाला है जहां पर अस्पताल में खेमू के पापा जा रहे थे। आप लोगों की मर्जी से मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और उसके गांव में ही उसकी बेटी का भी इलाज करता रहूंगा। सब लोगों ने हामी भरी और सब बहुत खुश हुए। वह आदमी खेमू के पापा के घुटने पकड़कर उनके एहसान में फूट फूट कर रोने लगा। खेमू भी अपने पापा के गले से लिपट गया, उसके पापा जो इतने अच्छे थे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हालात चाहे जो भी हों, हमें चोरी तथा गलत राह पर नहीं निकलना चाहिए।